वेलकम टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज 6 जुलाई और स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। जो न्यूज़ एनालिसिस है बेसिकली आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो एनालिसिस है इसमें बेसिकली हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा न्यूज़ एनालिसिस होगा, जो जिसका बेसिकली बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी हाई होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस 6 जुलाई। तो सेंटर टू सॉफ्टन पुनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंटल केसेस। तो यहाँ पे सेंटर ने बेसिकली यहाँ पे सजेशन दिया है, मिनिस्ट्री ने पॉइंट किया है कि कुछ आपके जो प्रोविज़न है आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर जो पेनल्टी है वो करीब 5 ईयर का जेल है, 5 ईयर जेल टर्म, प्लस आपका 1 लाख का फाइन है, प्लस आपको अगर आप बार बार वॉयलेट करते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका फ़ाइन लगेगा। ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ये पेनल्टी है। तो इसी को मिनिस्ट्री क्या कर रही है, बेसिकली ये जो 5 साल का जो जेल टर्म है आपका, ठीक है, अगर आप वॉयलेट करते हैं तो इसको बोल रही है कि जो स्मॉल केसेस यानी स्मॉल वॉयलेशन केसेस है उसमें ये 5 साल का जेल टर्म को रिलैक्स करने की बात कर रही है। और इस 5 साल के जेल टर्म के बदले में फ़ाइन को और बढ़ा देगी, फ़ाइन को अगर 500 गुना बढ़ा देगी बेसिकली, ठीक है। इस 5 साल के जेल टर्म को अगर स्मॉल केसेस है, स्मॉल वायलेशन है तो इसमें जेल टर्म्स को रिलैक्स करने वाली है, उसके जगह पर फ़ाइन टर्म्स को 500 गुना बढ़ाने वाली है। ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है, बेसिकली अभी हुआ नहीं है तो सजेशन दिया गया है बेसिकली आपका, ठीक है। और जो भी इससे वायलेशन होने के बाद जो भी फंड आपका मिलेगा उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ था आपका, सेंटर टू सॉफ्टन द पुनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंटल केसेस। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ जो कि इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एडिटोरियल को हम इसमें शामिल नहीं करते। एडिटोरियल के लिए हमारा वीकली एडिटोरियल एनालिसिस आता है, उसके अंदर हम एडिटोरियल को कवर करते हैं, राइट। सो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना चाहिए वो है आपका ये न्यूज़, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ द FBI टू द एग्जिट गेम, ठीक है। FBI होता है क्या, ये है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो FBI होता क्या है, हमारे कंट्रीज में ना कुछ FDI होते हैं और कुछ FPI होते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स है, ये आपका बाहर से इन्वेस्टर्स होता है किसी भी कंट्री पे। FPI का मतलब हो रहा है, FPI और FDI दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है और थोड़ा डिफरेंस भी है, उसको हम लोग जानेंगे कि क्या डिफरेंस है FDI और FPI में और क्या सिमिलरिटी भी है। तो FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बेसिकली दोनों इन्वेस्टर्स ही हैं। ये क्या करते हैं, किसी अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ भी रिटर्न ज़्यादा मिले उनको, जहाँ भी उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे को बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टर। अब फॉरेन इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसको हम लोग FPI बोल दिए, दूसरा हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जिसको हम लोग FDI बोल दिए। तो FPI बेसिकली कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, FPI इन्वेस्ट करता है आपका स्टॉक्स में, ठीक है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, इस तरह के चीज़ में आपके इन्वेस्ट करेगा FPI। और FDI क्या होता है, बेसिकली FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है, राइट। मतलब कहने का क्या मतलब है आपका कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा FDI का वो FPI से ज़्यादा होगा, और ये बेसिकली आपको किसी कंपनी के अंदर मशीनरीज को यानी कंपनी को एक्वायर कर लेता है ये पूरा के पूरा, इसका स्टेक होल्डर ज़्यादा होता है हमेशा FPI से, ठीक है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई हो गया हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई और एफडीआई में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि एफडीआई जो होता है बेसिकली पीपल, यानी जो कंट्री प्रमोट करता है, कंट्री को पसंद है एफडीआई, ना कि एफपीआई। एफडीआई होने से क्या होता है, किसी भी कंट्री में अगर एफडीआई ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि कंट्री का पोजीशन स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, कंट्री का जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रहा है। किस मामले में स्ट्रांग हो रहा है बेसिकली, कि कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल ठीक है, प्लस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होने से, एफडीआई से क्या हो रहा है, कंट्री का पोजीशन स्ट्रांग होता है बेसिकली, है ना। और एफडीआई होने से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अब इन्वेस्टमेंट होगा और बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होगा। एफडीआई में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं कि सपोज़ इंडिया के अंदर एफडीआई आ रहा है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो हो सकता है कोई बड़ी सी कंपनी लगाएगा, है ना, खुद की बहुत सी बड़ी कंपनी लगाएगा, या कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होगा, ठीक है, और उसका बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, राइट। इसका हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं कि एफडीआई एफपीआई में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई एफपीआई में क्या डिफरेंस है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इससे आपका एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एफडीआई बेसिकली क्या करेगा, एफडीआई एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, और वहीं पे एफपीआई क्या करेगा, आपका पैसिव रहेगा हमेशा, राइट, पैसिव पार्टिसिपेशन करेगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और क्या कर सकता है आपका, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होगा बेसिकली, क्योंकि क्या होता है, इन लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, उसके अंदर अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं, तो राइट, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उनका मतलब बहुत हेवी। एफडीआई में जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो आपके होते हैं बिग प्लेयर्स होते हैं, या बोल सकते हो हाईली इन्वेस्टर, या हाई इन्वेस्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कैपिटल अमाउंट होगा वो हाई होगा, जो कैपिटल अमाउंट होगा हमारा वो ज़्यादा होगा एफडीआई में एज़ कम्पेयर टू एफपीआई, ठीक है। तो ऑब्वियसली एफपीआई ज़्यादा होंगे, लोग एफपीआई में ज़्यादा लोग होंगे एफडीआई से, एफडीआई बहुत कम होगा, है ना, एफपीआई बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि एफपीआई में कैसा हो रहा है, इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली आपके स्टॉक्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, म्यूचुअल फंड्स, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उनके पास हमेशा एक लेवरेज होता है कि वो, है ना, ईज़िली आपको किसी कंपनी के अंदर एंटर करेंगे, ईज़िली आपके कंट्रीज़ के अंदर एंटर करेंगे, और ईज़िली आपको बाहर भी जा सकते, एग्जिट भी कर सकते एफपीआई वाले। क्योंकि इनका क्या होता है, पैसिव पार्टिसिपेशन होता है कि, है ना, तो उनको जब भी मार्केट सूट किया उस हिसाब तो एंटर करेंगे, मार्केट सूट नहीं किया तो एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और अगर एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में ऐसा नहीं होता। एफडीआई में क्या होता है, इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बहुत, तो ये मार्केट सूट करने पे डिपेंड नहीं करता है इनका, ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी जा नहीं सकते किसी भी कंट्रीज़ को छोड़ करके एफडीआई में, इसीलिए कंट्रीज़ हमेशा प्रेफर करती है एफडीआई ना कि एफपीआई। अगर कहीं पे एफपीआई ज़्यादा हो रहा है, किसी कंट्री में एफपीआई ज़्यादा हो रहा है, एफपीआई अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि मार्केट वोलाटिलिटी है, मार्केट, ठीक है, वोलाटिलिटी, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर सर्टन ऐसे सिनेरियो आ जाएंगे तो एफपीआई वाले साथ छोड़ के चले जाएंगे। कहने का क्या मतलब, जैसे अभी का सिनेरियो है कि सपोज़ जब पैंडमिक था, यानी कि कोरोना के टाइम पे, तो उस समय क्या हुआ, मार्केट वॉलेटिलिटी होने के कारण क्या हुआ, बहुत सारे एफपीआई इन्वेस्टर्स, है ना, इंडिया से अपने कैपिटल को निकाल करके अपने देश लेके गए या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए। क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आपका एफपीआई वाले बेसिकली देखते हैं कि आपका जीडीपी किस हिसाब से बढ़ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, और उस ग्रोथ रेट के हिसाब से उनको कितना रिटर्न मिलने वाला है। एफपीआई इन्वेस्टर हमेशा यही देखता है हमेशा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको जीडीपी की ग्रोथ रेट के हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी न्यूज़, अभी यहाँ तक हमको ये बेसिक फंडा समझ में आ चुका है। तो अभी ये न्यूज़ क्यों है, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ द एफपीआई टू द एग्जिट गेम।
है ना। इंडिया में से अभी फ़िलहाल एफपीआई क्यों इतने एग्जिट कर रहे हैं, इस पे ये पूरा का पूरा आपका न्यूज़ है, ठीक है। तो हमने एफपीआई के बारे में समझ लिया कि एफपीआई होता क्या है। बेसिकली एफपीआई क्या होते हैं, ये आपके इन्वेस्टर्स हैं और बेसिकली आपके सिक्योरिटीज़ हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, और ये आपके पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इनका कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और ये अपने हिसाब से मतलब मार्केट के हिसाब से वो एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज़ एफपीआई, ठीक है। तो अभी अगर हम कुछ डेटा देखें, है ना, इंडिया का जो डेटा देखें अभी हम एनडीएसएल का डेटा, एनडीएसएल इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ठीक है। तो उसके डेटा के हिसाब से क्या हुआ अभी कि 2002 में, ठीक है, करीब आपका 3682 करोड़ का एफपीआई इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है, इंडिया में। 2002 में देखें तो करीब 3682 करोड़ का एफपीआई इन्वेस्टमेंट हुआ। वही अगर 2010 में देखें तो ये पहुंच गया था करीब 1.79 लाख करोड़, 1.79 लाख करोड़ एफपीआई इन्वेस्टर्स 2002 से 2010 के बीच में ही। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, अगर एफपीआई बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा होगा उस हिसाब से। तो जीडीपी बढ़ रहा हो तो यानी इसको ग्रोथ रेट दिख रहा होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, इसीलिए हमारा एफपीआई भी बढ़ा, माने उस समय हमारा हेल्दी जीडीपी चल रहा था बेसिकली। अभी 2020 के बाद राइट हमने देखा बेसिकली कि मार्केट्स पे एफपीआई ने करीब 1.18 लाख करोड़ का एफपीआई राइट आउटफ्लो हुआ है, यानी कि यहाँ पे आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो कहने के इंडिया से पैसा जा गया है किसी दूसरे देश में, ठीक है, एफपीआई का। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यों हुआ 2020 में, क्योंकि उस समय चल रहा था कोरोना, यानी पैंडेमिक जो भी है हमारा था उस समय, पैंडेमिक कोरोना के कारण। तो पैंडेमिक के कारण ऐसा हो रहा था। तो पैंडेमिक के कारण क्या हो रहा था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि देशों का क्या आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी, जीडीपी डाउन हो गया था उस समय, तो ऑब्वियसली रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एफपीआई वाले क्या किए, जो इन्वेस्टर्स थे अपना पैसा लेकर के जहाँ उनको मिल रहा था हाई रिटर्न, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। 2020 में ऐसा हुआ। अभी 2022 में राइट अभी फिर से उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ का उन्होंने फिर से आउटफ्लो किया है ना। ये 2020 में भी किया था, अभी 2022 में भी सेकंड बार उन्होंने 50,000 करोड़ का आउटफ्लो किया है ना। तो ये क्यों हुआ बेसिकली, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही कोविड पैंडमिक हुआ बेसिकली, है ना, तो फर्स्ट फेज़, फिर सेकंड फेज़, फिर थर्ड फेज़, उसके बाद क्या हुआ बेसिकली, सप्लाई तो रुक गया पूरा का पूरा, डिमांड चौपट हो गया तो सप्लाई भी रुक गया, है ना। डिमांड था नहीं बेसिकली, तो सप्लाई भी नहीं मिल रहा था, सप्लाई भी ख़त्म हो गया उस समय। फिर धीरे धीरे पोस्ट पैंडमिक में क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लगा, डिमांड तो बढ़ा लेकिन सप्लाई अभी भी उसके कंपेयर में सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे हो गई सप्लाई शॉर्टेज। क्या हो गया, सप्लाई शॉर्टेज। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो सप्लाई शॉर्टेज हो गया। सप्लाई शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन, महंगाई आपका बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ बेसिकली, है ना, इससे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो भी खतरे में आ गया है बेसिकली। तो अभी फ़िलहाल में आरबीआई जो हमारा आरबीआई का काम है इंडिया में इन्फ्लेशन को, है ना, टारगेट करना, उसको रोक के रखना। तो आरबीआई को बोला गया है कि 2 से लेकर के 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन का टारगेट को रोक के रखने का है 2 से 6% के बीच में ही, लेकिन रिसेंटली अभी हो गया है 7.8% के पास पहुंच गया था, ठीक है। तो 7.8% के पास पहुंच गया बेसिकली आरबीआई, तो आरबीआई इसमें रोक नहीं पाई। तो अभी एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 अभी आरबीआई को सेंटर को बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट 7.8 पहुंच गया था, तो आपने क्या क्या किया। तो एज पर आरबीआई एक्ट आरबीआई को सेंटर को ये बताना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन टारगेट 7.8 पहुंच गया है और उसने क्या क्या मेजर्स अपनाए हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए और कब तक ये इन्फ्लेशन काबू में आएगा, ऐसा आरबीआई को अभी सेंटर को बताना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया आरबीआई के बारे में।
हमने ये जान लिया कि एफपीआई का किस तरह से अभी आउटफ्लो हो रहा है करंट के टाइम में, ठीक है। और साथ ही साथ क्यों हो रहा था, समझ लिए कि कोविड-19 के कारण हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा सप्लाई शॉर्टेज हो गया। साथ ही साथ अभी अभी इसका भी इशू हो गया आपका, रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो इससे क्या हुआ, जो वीट का हो गया या सनफ्लावर का कमोडिटी वहाँ पे बंद हो गया, आना बंद हो गया। इसके कारण क्या हो गया, और पूरे ग्लोबल लेवल पे सप्लाई शॉर्टेज हो चुका है, फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो चुका है, जिसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ चुका है बेसिकली। तो इससे एफपीआई वाले क्या देंगे, एफपीआई देख रहे हैं कि आपको ग्रोथ रेट नहीं मिल रहा है किसी कंट्री से, तो उनको जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से आउटफ्लो हो जाएंगे, यानी वहाँ से चले जाएंगे। साथ ही साथ अभी रिसेंटली ने क्या किया है, यूएस ने, राइट, यूएस ने क्या किया बेसिकली, यूएस ने अपना उनका जो फेडरल रिज़र्व है, यानी उनका जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने रेट को बढ़ा दिया है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, राइट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो जो एफपीआई जो इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्रीज़ में पैसा लगा के रखे हैं, तो उनको जब यूएस का रेट आपको बढ़ा दिखा, तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में से पैसा को निकाल करके, है ना, और यूएस लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और बड़ा रीज़न है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली ये हो रहा है, बेसिकली जब एफपीआई अपना पैसा ले करके दूसरे देश में, अपने देश में या दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है, तो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो उसने रुपये में लगाया था पैसा, अभी उसको डॉलर में लेके जा रहा है, यानी कि डॉलर का डिमांड बढ़ गया, है ना, डॉलर का डिमांड बढ़ गया और रुपीज़ का सप्लाई बढ़ गया। तो जिस चीज़ का सप्लाई बढ़ता है उसका वैल्यू घट जाता है, और जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया तो डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, और रुपये का सप्लाई बढ़ गया तो रुपये का डिमांड घट गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम होगा हमारे इंपोर्ट में, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, इंपोर्ट में प्रॉब्लम होगा हमको, ठीक है। तो अभी कैसा होगा कि जिस चीज़ का इंपोर्ट करने में हमको जितना रुपया लगता था, अभी उतना ही इंपोर्ट करने में हमको ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा रुपया लगेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होने वाली है ऑयल में, तेल में, क्योंकि हम 85% ऑयल यानी कच्चा तेल, है ना, आयात करते हैं, यानी और इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी जितना में हम इंपोर्ट करते थे जितना रुपया में, अभी उससे ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो ये है आपका कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा के पूरा आपका एफपीआई के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होनी थी वो हमने डिस्कस कर लिया। कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। स्टेटस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया में, तो बेसिकली अभी G7 का समिट हुआ था, ठीक है। G7 का समिट जर्मनी में हुआ, है ना, G7, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी इनवाइट किए गए थे एज ए स्पेशल इनवाइटी, ठीक है। और इसमें यूएस के प्रेसिडेंट बिडेन साहब ने, है ना, एक घोषणा किया, उन्होंने घोषणा किया $600 बिलियन का, $600 बिलियन का घोषणा किया उन्होंने, है ना, बिलियन। इसके अंदर क्या किस तरह का प्लान है, ये बेसिकली है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग PGII के नाम से जानते हैं, ठीक है। $600 बिलियन का घोषणा किया PGII, इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस। इसके तहत क्या बनेगा, आपको जो लो और इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा इस $600 बिलियन का। और ऐसा मानना है कि ये क्या करेगा, काउंटर करेगा आपको, है ना, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, ठीक है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये PGII है उस काउंटर करने वाला है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये 600 बिलियन, और अभी हमें इस न्यूज़ से जानना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या एक्चुअली, और ये पूरा का पूरा न्यूज़ को हमें समझना भी है। तो ये था बेसिकली न्यूज़ कि G7 ने आपने प्लेज किया है $600 बिलियन का, एक PGII लाया है जो काउंटर करेगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, ये चाइना का स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, ये चाइना का स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और ये करीब 1 ट्रिलियन का है, ठीक है, 1 ट्रिलियन इसमें है, ठीक है, 1 ट्रिलियन का ये BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का बेसिकली। तो इसमें सिल्क रोड बनाने की बात कही गई है, कुछ मैरीटाइम रोड भी है, मैरीटाइम आपका क्या बोलते हैं, पाथवेज कॉरिडोर्स, और आपका रोड कॉरिडोर्स भी है BRI में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि BRI दिखता कैसा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो ये है आपका BRI एंड चाइना इंटरनेशनल ट्रेड रूट। तो ये आपका चाइना है, ठीक है। तो ये है आपका चाइना। तो चाइना ने यहाँ से, ये आपका उसका है ना लैंड रूट है इसका, ठीक है। तो उसने कहाँ कहाँ तक लेके गया है, उसने यहाँ पे यूरोप के, ये पूरे यूरोपियन देश है यहाँ पे, तो यूरोप भी हो गया यहाँ से। तो मैं यहाँ पे यूरोप लिख देता हूँ, यूरोप, ठीक है। कुछ अफ्रीका में भी यहाँ पे गया है, मैरीटाइम रूट से अफ्रीका में गया है। और यहाँ से देखिए ये सीपैक वाला है आपका, सीपैक जो पाकिस्तान, जो चाइना पाकिस्तान में लेके जा रहा है ग्वादर के पास, ठीक है। सीपैक रूट जो यहाँ से गया है, ठीक है। और ये है उसका मैरीटाइम कॉरिडोर, ये वाली जो ब्लू लाइन देख रहे हैं हम लोग, ये उसका मैरीटाइम कॉरिडोर है, ठीक है। तो यहाँ से वो आपका अफ्रीका में भी गया, ठीक है। और यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पे भी गया उसने, अपना मार्ग लेके गया। यहाँ पे आपका हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, यहाँ पे ग्वादर है, ठीक है। तो हमें एक रफ़ आइडिया हमने देख लिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना किस तरह से अपना जाल बिछा रहा है बेसिकली, है ना। तो चाइना इसको बोल रहा है सिल्क रोड, जो सबको कनेक्ट कर रहा है। तो एक आइडिया हो गया। अभी बेसिकली क्या है, बेसिकली न्यूज़ में क्यों है इतना, कि ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस तरह से आसपास के, इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्रीज है उसको डेप्ट ट्रैप में फंसा रही है, ठीक है। तो चाबी अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये है उसका ग्वादर, यहाँ पे उसका ग्वादर है, ठीक है। इसको बनाने की बात कर रही है, और ये उसको सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे करीब चाइना ने यहाँ पे करीब मोस्टली $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, राइट। चाइना ने पाकिस्तान में 60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और ऐसा है कि ग्वादर इज़ द सेंटर ऑफ दिस सीपेक प्रोजेक्ट, और ग्वादर को पाकिस्तान का आपका सिंगापुर बनाने की बात कही गई थी। और ऐसा बोला गया था कि अगर ये बनने के बाद ग्वादर में करीब उसका जो जीडीपी है ग्वादर का, वो आपका अराउंड है ना $30 बिलियन की तरफ हो जाएगा उसका, राइट। ऐसा गया था ग्वादर में, लेकिन ऐसा रिपोर्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अब ग्वादर का में भी चल रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो बलूच नेशनलिस्ट है वो क्या कर रहे हैं चाइनीज के साथ। वहाँ पे रिसेंटली वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है, तो चाइनीज के साथ है, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान अभी अराउंड $60 बिलियन लोन एक्चुअली। तो ये हो गया बेसिकली। इधर हो गया आपका हम्बनटोटा, अभी श्रीलंका का देखते हैं। इसका केस क्या है बेसिकली हमारा, तो उसका हम्बनटोटा पोर्ट है। तो इंडिया को श्रीलंका ने क्या किया, जो श्रीलंका का जो ईस्टर्न साइड है बेसिकली आपका, उसमें से इंडिया और जापान को वहाँ से उसने पोर्ट में से उनका जो डील था उसमें से कैंसिल कर दिया, और उसके जगह पे चाइना को दिया, ठीक है। और होने के लिए 1.4 का श्रीलंका गवर्नमेंट ने लास्टली में बोटा को 10 ईयर्स के लीज दिया गया है चाहे एक फर्म। अभी श्रीलंका था, रिसेंटली न्यूज़ में आप देख ही रहे होगे, वहाँ पे गृह युद्ध जैसा हो चुका है ना। अब यहाँ चिट्टागांव पड़ता है जो बांग्लादेश का है बेसिक। तो बांग्लादेश क्रिएटेबल है क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रही है, इंडिया के साथ भी मिल सकता है और ऐसा भी। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली बांग्लादेश को, बाकी सब किसी को प्रॉफिट नहीं, इसको यहाँ पे प्रॉफिट है ना। $4 बिलियन करने की बात कही है 2016 में, और 2017 में इंडिया ने अराउंड $4 बिलियन का यहाँ पे उसको लाइन ऑफ क्रेडिट बात कही थी, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक रफ आइडिया ले लिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और चाइना किस तरह से चाइना अपना बढ़ा रहा है एक्चुअली, ठीक है। कमिंग टू हमारा न्यूज़ में आते हैं हम फिर से। तो ये बेसिकली आपका यही पूरा न्यूज़ था इसके बारे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या एक्चुअली, और अब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ में वो कैसे कैसे फैला रहा है अपना। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, स्वीडन फिनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नाटो अवेट रेटिफिकेशन रहे हैं अभी बेसिकली। स्वीडन आपका रशिया है ना, के बाल्टिक्स में आते हैं, ठीक है। ये स्वीडन फिनलैंड दोनों बाल्टिक नेशंस हैं, और ये रशिया के बॉर्डर भी है फिनलैंड के करीब 1380 किलोमीटर का इसका बॉर्डर भी है। तो स्वीडन फिनलैंड नॉन अलाइनमेंट पार्टीज थे, लेकिन रिसेंटली
आपके नाटो में ज्वाइन हो रहे हैं, और टर्की ने भी इसमें आपका सहमति दे दिया है ज्वाइन होने के लिए। तो अभी रशिया का प्रॉब्लमेटिक ये हो जाएगा कि बाल्टिक नेशंस में ऑलरेडी नाटो के मेंबर्स हैं, लुथिशियाना और लैटिवा के, एंड भी है स्वीडन और फिनलैंड, ये ग्रुप ज्वाइन करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, बेसिकली नाटो का जो पोजीशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और नाटो के सारे मिसाइल्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या हो जाएंगे अभी रशिया के पास पाएंगे पूरे, रशिया को आगे जाकर होने वाले इसी, ठीक है। इसी फिनलैंड इस बता रहा है फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हमको ज़्यादा नहीं करना, अलाइंग ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाटो हो बेसिकली आपके अभी 30 कंट्रीज है, ये करता है नाटो, तो नाटो बेसिकली आपका क्या है, मिलिट्री अलायंस है, और इसमें जो जितने भी मेंबर्स कंट्री है 30 मेंबर्स कंट्रीज, अगर उनके ऊपर अगर आक्रमण होता है किसी तीसरे कंट्रीज़ का, किसी तीसरे कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये लोग सारे मिलकर के एक दूसरे का डिफेंड करेंगे उस तीसरे कंट्रीज से। दैट इज़ ए मिलिट्री अलायंस। ये आपका बेसिकली आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में इसको लाया गया था नाटो को, है ना। तो अभी फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के साथ जो युद्ध किया उसके बाद स्वीडन फिनलैंड भी नाटो का हिस्सा बनने वाले हैं, और इससे रशिया को और आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ तक था बेसिकली। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, चाइना बैक्स पाक इन अपोजिंग G20 मीटिंग्स इन कश्मीर, ठीक है। अभी पहले पाकिस्तान अपोज कर रहा था, अभी चाइना भी पीछे से अपोज करने लग गया है, ठीक है, कि जो G20 मीटिंग अगर होने वाला है कश्मीर में 2023 में होने वाला है बेसिकली, जिसको हम लोग दिल्ली समिट भी बोलेंगे। तो G20 में अगर 19 नेशंस हैं प्लस यूरोपियन यूनियन होता है, और अभी G20 का जो प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया, ठीक है। अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंसी है 2022 का वो है आपका इंडोनेशिया के पास, और 2021 का था आपका इटली के पास, और 2023 का होने वाला है इंडिया के पास, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नेशन होते हैं, इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज और इमर्जिंग कंट्रीज़, ये दोनों का मिश्रण है बेसिकली, दोनों को आपस में लाया गया है बेसिकली G20 में, जिससे जो ग्लोबल सिनेरियो, जो ग्लोबल आपके एजेंडा है उस पर बात किया जाता है, और बेसिकली G20 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी इन्वेस्ट करता है आपका। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ट्रोका करके, जो इसका एग्ज़ाम में आने का चांसेस है, TROIKA करके है ट्रोका। ट्रोका का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, जो इसमें आपका जो जिसके पास प्रेसिडेंसी अभी करंटली प्रेसिडेंसी जिसके पास है, वो क्या करेगा, अपने प्रीवियस जिसके पास था और फ्यूचर जिसके पास होना है, इसके साथ मिला करके, तीनों को साथ मिला करके G20 का एजेंडा सेट करेगा। क्योंकि G20 का कोई भी आपका हेडक्वार्टर नहीं है, राइट, तो इसका नहीं, इसका कोई सेक्रेटेरिएट होता है। तो इसलिए जो ट्रोका के तहत है ना, जो अभी करंट प्रेसिडेंसी जिसके पास होगा, वो अपने प्रीवियस प्रेसिडेंसी और फ्यूचर प्रेसिडेंसी के साथ मिल करके G20 का एजेंडा सेट करते हैं बेसिकली। तो ये G20 के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है, और था बेसिकली। अभी चाइना इसके पीछे, चाइना भी बोल रहा है कि कश्मीर में G20 नहीं होना चाहिए उसका मीटिंग। तो न्यूज़ आपका बस इतना ही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।